क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया, जैसा कि डेफिनेशन से क्लियर है कि इट इज़ ए लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शन ऑफ ए पार्ट ऑफ होल ऑफ द मिडिल ईयर। कि यदि मिडिल ईयर में क्रॉनिक इन्फेक्शन है, यहाँ पर यदि ईयर में क्रॉनिक इन्फेक्शन है और लगातार परसिस्टेंट डिस्चार्ज आ रहा है तो आप उसको क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। दिस इज द लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडिल ईयर। ये खास तौर पे बात ये है कि 6 वीक है ना, तो इस तरीके से लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फ्लेमेशन बना हुआ है, इसकी वजह से परसिस्टेंसी ऑफ डिस्चार्ज है, तो आप उसको क्रॉनिक फॉर्म बोल सकते हैं। अब यहाँ पर इंसिडेंस का जहाँ तक सवाल है तो ये ज़्यादातर जो है छोटे बच्चों में भी देखा जाता है, बड़ों में भी देखा जाता है, तो कोई भी एज ग्रुप हो सकता है, बट इट इज़ कॉमन इन एज 3 to 6। अब बात आती है ईटियोलॉजी की। ईटियोलॉजी में जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो एक्साइटिंग फैक्टर है वो तो आपको मालूम ही है कि पैथोजेनिक जो ऑर्गेनिज्म है, पायोजेनिक बैक्टीरिया हैं, वो ख़ास तौर पे रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। लेकिन यदि प्रॉपर ट्रीटमेंट ना किया जाए, यदि हम प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर की जहाँ तक बात करें कि यदि एक्यूट CSOM का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो वो क्रॉनिक CSOM में कन्वर्ट हो जाता है, या अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, बार बार एलर्जिक राइनाइटिस हो, ब्रेस्ट फीडिंग जो हमने पिछले ASO में भी चर्चा की थी, फॉर लॉन्ग टाइम ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, यदि प्रॉपर केयर ना की जाए, ब्रेस्ट फीडिंग के फॉल्टी प्रोस्चर हो, तब भी छोटे बच्चों में ओटाइटिस जो है मीडिया की प्रॉब्लम हो जाती है। स्टिचन ट्यूब में कोई डिफॉर्मिटी है, या DNS है, डेजुएशन ऑफ नेजल सेप्टम है, क्लेफ्ट पैलेट है, साइनोसाइटिस है, तो ये एसोसिएटेड फैक्टर जो है इसके साथ हो सकते हैं। इसके अलावा पुअरिटी है, लेक ऑफ हाइजीन है, रिपीटेड इन्फेक्शन ऑफ नोज़ है, लो रेजिस्टेंस ऑफ पेशेंट है, सोशल फैक्टर में पुअरिटी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसके साथ ही साथ यदि बार बार रिकरेंट नेज़ल इन्फेक्शन होता है तो भी बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है क्रॉनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया के लिए। अब यहाँ पे देखिए ईटियोलॉजिकल फैक्टर, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, ग्राम नेगेटिव, स्यूडोमोनास, प्रोटियस, ई कोलाई एक्सेट्रा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस तरीके के क्रॉनिक इन्फेक्शन के लिए। अब बात आती है कि CSOM जो है कितने प्रकार का होता है। तो CSOM यहाँ पर 2 प्रकार का होता है। पहला होता है एटिकोएंट्रल क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया, और दूसरा होता है ट्यूबोटेम्पेनिक ओटाइटिस मीडिया। एटिकोएंट्रल में क्लियर है कि इन्फ्लेमेशन होगा, इन्वॉल्वमेंट मेस्टॉइड होगा, टेम्पेनिक रिंग होगा, ईयर ऑस्किल्स होंगे, जो अभी हमने 3 हड्डियों की भी चर्चा की थी आपसे। और ट्यूबोटेम्पेनिक में ख़ास तौर पे यहाँ पर टेम्पेनिक मेम्ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होगा और साथ में स्टिचन ट्यूब का इन्वॉल्वमेंट होगा। इसीलिए जो फर्स्ट आप है एटिकोएंट्रल जो टाइप है, तो एटिकोएंट्रल को जो है डेंजरस टाइप भी बोला जाता है, अनसेफ टाइप भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो है एंट्रम का इन्वॉल्वमेंट है, मेस्टॉइड का इन्वॉल्वमेंट है, ऑस्किल्स का इन्वॉल्वमेंट है। और जबकि ट्यूबोटेम्पेनिक जो है सेकेंड टाइप जो है, इसको सेफ टाइप बोला जाता है, क्योंकि इसमें स्टिचन ट्यूब का इन्वॉल्वमेंट है, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सेफर टाइप या ये बेनाइन टाइप ऑफ दी CSOM, जबकि फर्स्ट टाइप को आप मैलिग्नेंट टाइप ऑफ CSOM भी बोलते हैं। तो ये CSOM के टाइप्स हैं और इसके फॉर्म भी आपको अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। कभी कभी एक्टिव फॉर्म में रहता है, जैसे फर्स्ट फॉर्म होता है कि एक्टिव फॉर्म में होता है कि लगातार पस का डिस्चार्ज इसमें होता रहता है। दूसरा क्विसेंट फॉर्म दिखाई पड़ता है, जहाँ की जो है इंटरमिशन होता है डिस्चार्ज का 6 मंथ के पीरियड से। कई बार इनएक्टिव फॉर्म दिखाई पड़ता है इसका, और कई बार हील्ड फॉर्म दिखाई पड़ता है कि इसकी हीलिंग कंपैरेटिवली हो गई है। तो 4 प्रकार का जो है आपको CSOM दिखाई पड़ेगा। एक्टिव फॉर्म दिखाई पड़ेगा, क्विसेंट फॉर्म दिखाई पड़ेगा, इनएक्टिव फॉर्म दिखाई पड़ेगा, और हील्ड फॉर्म दिखाई पड़ेगा। तो इस तरीके के फॉर्म आपको दिखाई पड़ सकते हैं। पैथोलॉजी के जहाँ तक सवाल है तो देखिए यहाँ पर क्लियर है, एटियोलॉजिकल फैक्टर हो गए, फिर नेक्रोसिस ऑफ ईयर ड्रम हो गया,
है ना, ब्लड सप्लाई चूँकि पुअर है, फिर नेक्रोसिस ऑफ ओकुलर चैन हो गया, फिर स्क्लेरोसिस ऑफ दी मेस्टॉइड बन हो गया, पॉलिप फॉर्मेशन हो गया। तो बेनाइन और टेम्पेनिक टाइप में। इसी तरीके से डेंजरस टाइप में जो है कोलेस्ट्रॉम फॉर्मेशन होता है, पॉलिप फॉर्मेशन होता है, चूँकि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है इसलिए कोलेस्ट्रॉम भी बन सकता है, पॉलिप भी म्यूकस मेम्ब्रेन में जो अंदर की म्यूकोसल लाइनिंग है उसमें ग्रोथ हो सकती है, और आगे चल करके परफोरेशन है, रिट्रैक्शन ऑफ द ईयर ड्रम होगा, क्योंकि CSOM इसलिए परफोरेशन होना ही होना है, परसिस्टेंसी बनी हुई है, और आगे चल करके पार्शियल और कंप्लीट डैमेज ऑफ द ईयर ऑस्किल, और धीरे धीरे जो है ईयर ऑस्किल धीरे धीरे पूरी तरीके से डैमेज हो जाते हैं। तो इस तरीके का पैथोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है होता है। तो दिस इज़ द पैथोलॉजी। अब बात आती है कि किस तरीके, ये देखिए यहाँ पर किस तरीके का डेवलपमेंट अंदर हो रहा है कि धीरे धीरे ऑस्किल्स के जो है चैन पूरी ख़राब हो जाएगी, आगे चलकर इन्फेक्शन मेस्टॉइड तक पहुँच जाएगा, क्वेलिस्ट्रोम फॉर्म हो जाएगा। ये क्रॉनिक फॉर्म में, खासतौर पर डेंजरस टाइप में क्वेलिस्ट्रोम जो है बनता है। ये देखिए पूरा का पूरा कान डिस्ट्रॉय हो गया, ईयर का ऑस्किल्स पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, और साथ ही साथ में टेम्पेनिक मेम्ब्रेन में इन्वॉल्व हो जाती है। अब बात आती है सिम्टम्स की। तो यहाँ पर जो है जो सिम्टम है उसमें डिस्चार्ज सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन याद रखिएगा कि जो सेफ टाइप है जो अभी आपने पढ़ा था, जिसको आप ट्यूबोटेम्पेनिक बोलते थे, तो यहाँ पर हमेशा म्यूकॉइड डिस्चार्ज होगा और ऑर्डरलेस डिस्चार्ज होगा। जबकि डेंजरस टाइप जो आपने पढ़ा था, सेकेंड टाइप जो जिसको आप मैलिग्नेंट टाइप बोल रहे थे, जहाँ की एटिकोएंट्रल टाइप था, इसमें डिस्चार्ज हमेशा पुरुलेंट होगा, थिक होगा और फाउल स्मेलिंग। तो यदि फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आ रहा है बहुत ज़्यादा कान से, इतनी बदबू कि आप पूरे कमरे में बदबू हो जाती है जब जहाँ पर पेशेंट बैठता है, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि उसको एटिकोएंट्रल जो है डिस्चार्ज ये टाइप है, और ये डेंजरस टाइप है। इसका मैनेजमेंट बहुत जल्दी करना पड़ेगा, अदरवाइज इंट्राक्रैनियल कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। सेफ टाइप में डिस्चार्ज ज़्यादा आता है, अनसेफ टाइप में एटिकोएंट्रल में डिस्चार्ज बहुत कम आएगा, स्कैंटी डिस्चार्ज आएगा। पॉलिप फॉर्मेशन दोनों में हो सकता है, डीफनेस दोनों में हो सकती है, क्योंकि डिस्चार्ज डीफनेस एक दो इम्पॉर्टेंट सिम्टम मिलेंगे। ये दो बेसिक सिम्टम है कि परसिस्टेंसी ऑफ डिस्चार्ज एंड डीफनेस। तो परसिस्टेंसी दोनों में मिलेगी। सेफ टाइप में आपको डिस्चार्ज ज़्यादा मिलेगा, अनसेफ टाइप में डिस्चार्ज कम मिलेगा। ऑफेंसिवनेस जो बदबू है वो जो हमारा डेंजरस टाइप है इसमें ज़्यादा बदबू आएगी डिस्चार्ज में, सेफ टाइप में बदबू कम आएगी। जहाँ तक परफोरेशन का सवाल है तो सेफ टाइप में सेंट्रल परफोरेशन होता है, और डेंजरस टाइप में जब आप एग्जामिन करते हो तो मार्जिनल परफोरेशन ऑफ टेम्पेनिक मेम्ब्रेन होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कोलेस्ट्रॉम फॉर्मेशन होना ही होना है, डेंजरस टाइप में इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके का ये कैरेक्टरिस्टिक डिफ्रेंसिएशन आपको इसमें मिल सकता है। साइन में वही है कि डिस्चार्ज आपको एक्सटर्नल रोटरी कैनाल मिलेगा, परफोरेशन मिलेगा। ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट से देखें तो आपको कंडक्टिव या परसेप्टिव ड्यूकनेस खास तौर पे मिलेगी। इन्वेस्टिगेशन में परसेप्टिव टेस्ट कराइए, ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन करिए, है ना, और साथ में ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट होगा, एक्सरे होगा, मेस्टॉइड का एक्सरे PRS होगा, एक्सरे नेजोफेरिंग्स होगा, और एंडोस्कोपी होगी। तो इस तरीके से नेज़ल एंडोस्कोपी होगी, क्योंकि नाक की वजह से भी कभी कभी ये आगे चल कर प्रेसिपिटेट होता है। तो इतने इन्वेस्टिगेशन खास तौर पे आपको कराने पड़ेंगे। अब बात आती है मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहला मैनेजमेंट मेडिकल मैनेजमेंट के ड्राई क्लीनिंग करिए, कान की सक्शन क्लियरेंस करिए अंडर द माइक्रोस्कोप। मॉडर्न मेडिसिन में एंटी माइक्रोबियल ड्रॉप डाला जाएगा, एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाता है। तो ये जो तीन चीज़ है ये बहुत ज़रूरी होती है। आगे चल कर के नेचुरली इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि इसमें मेडिसिनल ट्रीटमेंट ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, क्योंकि परफोरेशन हो चुका है सेंट्रल या पेरिफेरल, साथ में कोलेस्ट्रॉम वगैरह भी है, पॉलिप भी है, तो उसको भी हटाना पड़ता है। तो यहाँ पर सर्जिकल मैनेजमेंट है। सर्जिकल में रिमूव ऑफ सेप्टिक फोकाई, यदि यहाँ पर सेप्टिक फोकाई जैसे टॉन्सिलाइटिस किसी को है तो उसका कान बहता है, एडिनोइड्स है तो उसका कान, तो उनको भी हटाना पड़ता है। और साथ में जो मेन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है यहाँ पर मैरिंगोप्लास्टी है कि वहाँ
क्लियरेंस करने के बाद कान का नया पर्दा लगाया जाएगा, जिसको टेम्पनोप्लास्टी भी बोला जाता है। और कभी कभी मैस्टेक्टोमी भी करनी पड़ती है, क्योंकि मैस्टेक्टोमी है, क्योंकि मैस्टोइड तक इन्फेक्शन पहुंच गया है, क्रिएट कर दिया है। तो ऐसे केसेस में एसोसिएटेड मैस्टेक्टोमी भी करनी पड़ती है टेम्पनोप्लास्टी के साथ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कॉम्प्लिकेशन आपको दिखाई पड़ रहे हैं, अलग अलग तरीके के कॉम्प्लिकेशन हैं, है ना। कुछ ब्रेन से रिलेटेड हैं, कुछ कान से रिलेटेड हैं, कुछ चेहरे से रिलेटेड हैं। तो आगे चल करके इसमें कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है, लेकिन जो मेन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है दैट इज़ टेम्पनोप्लास्टी along with the mastectomy and along with the removal of septic foci like tonsillectomy, adenectomy, sinus क्लियरेंस भी किया जाता है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का जहाँ तक सवाल है तो CSO में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, लेकिन वो आप केवल उसको ट्राई करने के बाद डिस्चार्ज जरूर उसका मिनिमाइज़ कर सकते हैं या ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन जो ईयर ड्रम में डैमेज हुआ है उसको रिकवर नहीं कर सकते हैं, जिससे कि नॉर्मल हियरिंग पेशेंट की आ सके। तो ऐसे केसेस में सोराइना इज़ वेरी गुड मेडिसिन जो कि आप यूज़ करते हैं। सैलिसिया बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, कैलकेरिया सल्फ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, मैरिस्टिका सेविफेरा बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, मर्कबिन आयोड यूज़ होती है, मिजीरियम यूज़ होती है। तो इस तरीके की दवाइयाँ हैं जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, जिसमें सोराइना टॉप ग्रेड मेडिसिन, सैलिसिया टॉप ग्रेड मेडिसिन है, हीपर सल्फ टॉप ग्रेड मेडिसिन है। तो ये हम ज़्यादातर इस्तेमाल CSOM में करते हैं, लेकिन CSOM का एक्चुअल ट्रीटमेंट जो है सर्जिकल ट्रीटमेंट ही है, जहाँ की टेम्पनोप्लास्टी हमको पेशेंट को एडवाइस करनी पड़ेगी, अदरवाइज आगे चल करके इंट्राक्रैनियल कॉम्प्लिकेशन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। थैंक यू।